हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, प्रस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया है? ऑप्शंस हैं लिंटन, पार्सन्स, नाडेल, बर्टन। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रस्थिति एवं भूमिका का जो विश्लेषण है वो भूमिका पुंज, प्रस्थिति पुंज और भूमिका संघर्ष के रूप में किसने किया है? लिंटन, पार्सन्स, नाडेल, बर्टन ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बर्टन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और भूमिका पुंज, प्रस्थिति पुंज और जो भूमिका संघर्ष है, ये सभी अवधारणाएं किसकी हैं? मर्टन की। ये सभी कॉन्सेप्ट्स किसके हैं? मर्टन के हैं। जो प्रस्थिति पुंज है, जिसे रोल सेट कहा जाता है, सॉरी स्टेटस सेट कहा जाता है, भूमिका पुंज को रोल सेट कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट किसके हैं? मर्टन के हैं। रोल सेट मतलब व्यक्ति है, उसका एक ही स्टेटस से जब कई सारी भूमिकाओं का निर्वहन करता है तो वो क्या कहलाता है? वो भूमिका पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमिका पुंज कहलाता है। जब व्यक्ति एक ही जो परिस्थिति है उससे संबंधित, एक परिस्थिति से संबंधित कई तरह की जो भूमिकाएं हैं उनका निर्वहन कर रहा है, तो वो भूमिका पुंज कहलाएगा। जैसे कि एक कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो वो मरीजों का इलाज भी कर रहा है, नर्सों को गाइड भी करता है, और जो मेडिकल एसोसिएशन या इनसे रिलेटेड जो मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार होता है, उनमें भी वो भाग लेता है। तो आप समझ सकते हैं कोई एक व्यक्ति का स्टेटस है और उस परिस्थिति से संबंधित कई सारी भूमिकाओं को जब वो पूरा करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? भूमिका पुंज कहेंगे, रोल सेट कहेंगे। ठीक है। बहुल भूमिका इसके ठीक विपरीत है। यानी कि जो परिस्थिति पुंज होता है ना, परिस्थिति पुंज में आएगा, क्या आएगा? व्यक्ति की एक परिस्थिति नहीं होती है। व्यक्ति को जन्म से कुछ परिस्थितियां मिलती हैं और कुछ परिस्थितियां वो अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। जब इन सभी को मिला देते हैं तो वो क्या कहलाती है? परिस्थिति पुंज कहलाती है। अब चूंकि व्यक्ति को जन्म से मिल रही है और कुछ अपनी योग्यता से परिस्थितियां मिल रही हैं, तो इन सभी के अलग अलग कर्तव्य होंगे, अलग अलग भूमिकाएं होंगी। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? अलग अलग परिस्थिति से संबंधित अलग अलग भूमिकाओं को जो क्या कहा जाता है? वो बहुल भूमिका वो कहलाती है। ठीक है। और जो भूमिका संघर्ष है उसमें क्या हो जाएगा? जो भूमिका संघर्ष है उसमें व्यक्ति की कोई दो जो भूमिकाएं हैं, ठीक है, जब ये दोनों भूमिकाएं कुछ विरोधाभासी अपेक्षाएं करने लग जाएं तो उसको ही क्या कहा जाएगा? भूमिका संघर्ष कहा जाएगा। भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मान लीजिए कोई एक पिता है, वो डॉक्टर भी है, और वो पिता है तो उसको अपने बेटे के साथ कहीं जाना है जरूरी काम से, एंड कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि उसे हॉस्पिटल से उसके पिता को, डॉक्टर को बुलाया जाए, इमरजेंसी है, तो वो दुविधा में आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो जाएगी, किस भूमिका को वो पूरा करे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? उनका भूमिका संघर्ष का हो जाएगा। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट्स किसने दिए हैं? मर्टन ने दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा रोल, स्टेटस एंड कल्चर के नाम से, परिस्थिति, भूमिका और संस्कृति के नाम से। तो जो
स्टेटस है, परिस्थिति है, इससे संबंधित जो और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि परिस्थिति प्रतिमान क्या होता है, परिस्थिति पुंज क्या है, परिस्थिति क्रम क्या है, परिस्थिति तनाव क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा भूमिका पुंज क्या है, बहुल भूमिका क्या होती है, भूमिका तनाव क्या है, मुख्य भूमिका क्या होती है, और भी कई सारी जो अवधारणाएं हैं। आप संस्कृति की ठीक ऐसे ही ले सकते हैं। सांस्कृतिक तत्व क्या होता है, संस्कृति लय की अवधारणा क्या है, संस्कृति सकुल क्या कहलाता है, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक सार्वभौम, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके हैं, न केवल किसके हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कराया भी गया है, ठीक है, पूरा कवर कराया गया है। एंड उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको भी कवर कराया गया है। तो उन फोल्डर्स को, जब आप उस फोल्डर को चेक करेंगे तो उसमें कुछ वीडियोस मिलेंगी, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोगैमी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइपोगैमी क्या है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, जाति के बाहर विवाह, एक कन्या एक पुरुष का विवाह, किसी कन्या का उच्च वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, हाइपोगैमी क्या कहलाएगा। किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, जाति के बाहर विवाह, एक कन्या एक पुरुष का विवाह, किसी कन्या का उच्च वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, उच्च वर्ग या उच्च जाति के पुरुष से विवाह, क्या होगा, क्या कहलाएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के निम्न जाति के पुरुष से विवाह हाइपोगैमिक कहलाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संस्कृति सकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक हैं। ऑप्शंस में ग्रैबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लॉबी, एलेट एंड मेरल दिया हुआ है। तो बताइए क्या होगा। संस्कृति सकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहते हैं, और इस प्रसारवाद के जो समर्थक है वो बताना है कौन है। ग्रैबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लॉबी, एलियट एंड मेरल ऑप्शंस में है। क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों ही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, रूथ बेनेडिक्ट का नाम किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है। संस्कृति तत्व, संस्कृति सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान और सांस्कृतिक विलंबना। जैसे देख रहे हैं ना आप, कल्चर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चारों कॉन्सेप्ट, संस्कृति तत्व, संस्कृति सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान और सांस्कृतिक विलंबना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पर कवर कराए गए हैं। जिस फोल्डर के बारे में बात की जा रही थी आपसे, स्टेटस, रोल एंड कल्चर, तो इन सभी को पहले वहां पर कराया जा चुका है। जितने भी चैनल से पुराने लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वीडियोस देखे हैं, उनको पता होगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो रूथ बेनेडिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें से कौन सा है, किस अवधारणा की बात की है रूथ बेनेडिक्ट ने। क्या होगा, सांस्कृतिक प्रतिमा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न ऑफ कल्चर इनकी बुक रही है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की जो जूनी और एक क्वैक्टुअल जनजाति है और डोब्यून करके जनजाति है, ठीक है। जूनी, क्वैक्टुअल और डोब्यून जनजाति है, इसका अध्ययन इन्होंने किया है, ठीक है। इन जनजातियों का अध्ययन रूथ बेनेडिक्ट ने किया है, और जनजातियों से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहते हैं। पूर्व औद्योगिक समाज के, ठीक है, औद्योगिक समाज के पहले के जो लोग थे उनकी संस्कृति क्या कहलाती थी, क्या कहते थे उनकी संस्कृति को। ऑप्शंस हैं उप संस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति या फिर उच्च संस्कृति। बताइए क्या होगा।
बताइए क्या होगा। लोक संस्कृति, फोक कल्चर जिसे बोला जाता है। और लोक संस्कृति की अवधारणा, लोक समाज की अवधारणा, लघु समुदाय, दीर्घ या बृहद समुदाय, लघु समुदाय और लघु परंपरा या जो बृहद परंपरा है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड के हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लोक संस्कृति और लोक समाज की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही दी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। सामाजिक स्त्रीकरण को एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता किसने नहीं माना। ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, एम ट्यूमेन, पार्सन्स एंड डब्ल्यू मूर। किंग्सले डेविस, एम ट्यूमेन, पार्सन्स, डब्ल्यू मूर ऑप्शंस में है। सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है, इसको किसने स्वीकार नहीं किया है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा। क्या होगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कॉन्सेप्ट को भी कवर कराया गया है। प्लेलिस्ट का जब आप फोल्डर चेक करेंगे वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, उनमें वीडियोस हैं, वहां पर कॉन्सेप्ट इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन एमसीक्यूज को कवर कराते हुए कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया जा चुका है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके पेपर के लिए उनको कंप्लीट कराया गया है वहां पर, तो जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्यूमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्यूमेन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। किंग्सले डेविस एंड गिलबर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ था। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत डेविस एंड गिलबर्ट मूर ने दिया हुआ था, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और उस सिद्धांत की, प्रकारात्मक सिद्धांत की जो आलोचना की थी वो ट्यूमेन ने ही की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर इनमें से कौन करता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात हो रही है, वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर किसने की है। पार्सन्स, वेबलन, वेबर, मार्क्स ऑप्शंस में है। पार्सन्स, वेबलन, वेबर, मार्क्स ऑप्शंस में है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वेबर होगा, मैक्स वेबर होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण का ये त्रिआयामी या जो त्रिआयामी सिद्धांत है या बहुआयामी, ठीक है, त्रिस्तरीय सिद्धांत पूछा जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिस्तरीय त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, तो जो 3 आयाम है, ये यहाँ पर वर्ग, परिस्थिति और दल की बात हो रही होती है। ठीक है, तो ये इन्होंने दिया हुआ है। इनकी जो बुक्स हैं जैसे कि द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये है, ये काफी बार पूछी जा चुकी है। द सिटी भी इनकी बुक है। द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इनकी बुक है। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी एक इनकी बुक आती है। ठीक है, ये सारे जो बुक्स हैं इनकी वेबर की इंपॉर्टेंट है। इन सभी बुक्स को आपको याद करना है। एंड सोशोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में भी वीडियो बनाई जा चुकी है इस टॉपिक से भी रिलेटेड, कि कुछ इंपॉर्टेंस जो बुक्स हैं आपके एग्जाम्स, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट का हो, पीजीटी जीआईसी का हो, उन सभी बुक्स को उस वीडियो में कराया गया है। तो प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा इंपॉर्टेंट सोशोलॉजी की बुक्स के नाम से, बुक्स एंड ऑथर। तो उन फोल्डर्स में से जो भी वीडियोस हैं बुक्स से रिलेटेड उनको जरूर देखिएगा और उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वेबर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सत्य है। आइए देखते हैं। यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है और यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। यहाँ पर पूछा जा रहा है जो सामाजिक स्त्रीकरण यानी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसके संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। सही कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, या फिर यह किसी खास समाज तक सीमित है,
या फिर यह एक स्थानीय विशेषता है, या फिर यह केवल भारतवर्ष तक ही सीमित है। क्या हो जाएगा, कौन सा सही है? तो यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यानी कि हर समाज में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जो व्यवस्था है ये देखने को मिलती है। सामाजिक स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है वो हर समाज में देखने को मिलती है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिरीकरण है समाज का। आइए ऑप्शन देखते हैं। पेशागत विभाजन है, भाषागत विभाजन है, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है, या फिर इनमें से सभी। बताइए क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ये विभाजन कहलाएगा, सामाजिक स्थिरीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सामुदायिक भाव के 3 तत्व हैं। हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। क्या होगा, सामुदायिक भावना होगा। ठीक है, सामुदायिक भावना के 3 तत्व, हम की भावना, भूमिका पालन की जो भावना होती है, भाव होता है, निर्भरता की जो भावना है या भाव। ठीक है, एंड ऑप्शंस में ऑर्बन एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बेयरस्टेट, किंग्सले डेविस, मैकेबर एंड पेज दिया हुआ है। क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेबर एंड पेज। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और समुदाय के 2 आधार बताते हैं ये, स्थायित्व और सामुदायिक भावना। सोसाइटी इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक रही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की कोशिकाएं किसने कहा है? ऑप्शन है समनर, बोगार्डस, C.H. फूले, मैकेबर एंड पेज। समनर, बोगार्डस, फूले, मैकेबर एंड पेज ऑप्शंस में है। प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की कोशिका इनमें से किसने कहा है? क्या हो जाएगा यहाँ पर, फूले हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया है ऑप्शंस में। अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मॉर्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों की बात की है? ऑप्शंस में 4, 5, 6 या फिर 7 दिया हुआ है। 4 प्रकार के परिवार की बात की है, 5 प्रकार के, या 6 प्रकार के, या फिर 7 प्रकार के। बताइए, बताया जा चुका है कौन कौन से परिवार हैं ये भी बताया गया है। एंड प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा परिवार और विवाह से संबंधित। ठीक है, परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य रहे हैं समाजशास्त्रियों के वो, और सेकंड विवाह से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं समाजशास्त्रियों के वो। इन दोनों की ही अलग अलग वीडियो बनी हुई है। गो टू सक्सेस नाम से सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको। चूंकि एक वीडियो है तो इसे फोल्डर में नहीं रखा गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फैमिली एंड मैरिज से रिलेटेड तो उसकी वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वो 5 कौन कौन से हैं? पहला, इन्होंने समरक्त परिवार बताया। पहला क्या है परिवार का स्वरूप? समरक्त है। दूसरा, इन्होंने समूह परिवार, समूह विवाही परिवार बताया है। ठीक है, समूह विवाही परिवार। तीसरा आता है युगल परिवार। तीसरा क्या है? युगल परिवार।
चौथे नंबर पर आता है पितृसत्तात्मक परिवार, ठीक है। फोर्थ नंबर पर क्या है, पितृसत्तात्मक परिवार। एंड लास्ट में एक विवाहित परिवार की बात की है, ठीक है, एक विवाहित परिवार की बात की है। 5 जो परिवार के प्रकार है वो मॉर्गन ने बताए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा है। ऑप्शन है आईपी देसाई, गुड एंड हॉट, पार्सन्स, मॉर्गन। एकांतिक नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा है वो किसकी है? ऑप्शंस में आईपी देसाई, गुड एंड हॉट, पार्सन्स, मॉर्गन। ऑप्शंस में क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? पार्सन्स, पार्सन्स की यह अवधारणा है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक इन्होंने द्वितीयक संस्था की भी अवधारणा दी है, ठीक है। द्वितीयक संस्था की भी अवधारणा पार्सन्स की है। और पार्सन्स की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि द सोशल सिस्टम है, ठीक है, पहली बुक क्या है? द सोशल सिस्टम है। फिर एक बुक आती है इनकी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर एंड सोशल, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी भी इनकी ही बुक है। नेक्स्ट है किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। ऑप्शंस में कार्ल मार्क्स, वेबलैंड, महात्मा गांधी जी और दिए हुए हैं। लास्ट में उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है। एंड ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पीजीटी के। पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। ये किसका कहना है? क्या होगा? महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? जो कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, इसको शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? ऑप्शंस में है कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम। बताइए। कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम ऑप्शंस में है, क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? वेबर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने कहा है, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता किसके अंतर्गत आएगी? गिलिन एंड गिलिन आपको बताया जा चुका है। सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस जिसे बोला जाता है। इस कॉन्सेप्ट को भी कंप्लीट कराया गया है। प्लेलिस्ट में फोल्डर चेक करिएगा, वहां पर मिल जाएगा। इससे रिलेटेड वीडियोस आपको उस फोल्डर में मिलेंगी। और जो सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे गिलिन एंड गिलिन ने। पहला जो प्रकार था वो था समान सामाजिक प्रक्रिया का। दूसरा इन्होंने सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात की। एंड थर्ड नंबर पर असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात की है। तो जो असहयोगी या विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया भी इसे बोला जाता है। तो जो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा और जो जिसे हम प्रतियोगिता कहते हैं, इसके अलावा संघर्ष, विरोध, विद्रोह, प्रतिकूलता, ये सभी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आ जाएंगी। सहयोगी में आत्मसातकरण की प्रक्रिया आ जाएगी, सहयोग उसमें आ जाएगा, अनुकूलता है ना, ये सभी उसमें सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आ जाएंगे। तो ये किसने प्रकार बताए हैं? गिलिन एंड गिलिन ने बताए हैं, ये याद रखिएगा। और वेबर, मैक्स वेबर का कहना है कि जो प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा है, वो एक शांतिपूर्ण संघर्ष है। नेक्स्ट है सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। अब सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस में है मैकेवर, ग्रीन, मैक्स वेबर, गिलिन एंड गिलिन। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? मैकेवर, ग्रीन, मैक्स वेबर, गिलिन एंड गिलिन ऑप्शंस में है, क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पर?
ग्रीन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ग्रीन सहयोग को क्या कहते हैं कि जो सहयोग है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाने वाला जो सामूहिक और निरंतर प्रयास है वो ही सहयोग कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी भी कार्य को कर रहे हैं या कोई उद्देश्य है जिसको प्राप्त कर रहे हैं और उसको प्राप्त करने के लिए जो सामूहिक या जो सामूहिक तौर पर है सब लोग मिलकर प्राप्त कर रहे हैं और ये एक निरंतर प्रयास है, ये ही क्या कहलाता है, सहयोग कहलाता है और ये ग्रीन का कहना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संस्था के सही अर्थ को बताता है। आइए देखते हैं, एक स्थान जहाँ व्यक्ति कार्य करते हैं, या फिर एक कार्यालय परिसर जहां अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, या एक संगठन जो महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न है, या फिर अंतर संबंधित लोकाचार और रूढ़ियों का योग, किसे हम संस्था कहेंगे। कौन इसमें से सही से संस्था को वर्णित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतर संबंधी लोकाचार और रूढ़ियों का योग। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एंड इससे रिलेटेड एक फैक्ट है, जैसे कि गिलिन ने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई बताया है, ये याद रखिएगा। गिलिन ने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई बताया था एंड गिलिन ने संस्थाओं को संस्कृति की वाहक भी बताया। ठीक है, किसी ने इससे पहले ये क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है, वहां पर आपको बताया गया था। तो बच्चे वहां पर कर रहे थे कमेंट कि किसी और ने कहा है, नाम नहीं याद आ रहा है किस समाजशास्त्री की वो बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर गिलिन ने ही कहा है कि जो संस्था है वो संस्कृति की वाहक है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई मानने वाले कौन है, गिलिन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग यहाँ पर संस्था से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पूर्वाभासी समाजीकरण का अर्थ है। ऑप्शंस हैं अज्ञात भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, निश्चित भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, या फिर व्यावसायिक भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। किसको हम पूर्वाभासी समाजीकरण कहेंगे। क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पूर्वाभासी समाजीकरण की जो अवधारणा है, यानी कि भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं के लिए अभी वर्तमान में की जाने वाली तैयारियां। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे लड़की का जब लड़की की शादी होती है तो उसे पहले से ही क्या होता है, खाना बनाने को सिखाया जाने लगता है और जो जरूरी काम होते हैं उनको वो सिखाने लगता है पहले से ही। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल उसको उससे आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भविष्य में निभाई जाने वाली जो भूमिकाएं होती हैं उनकी वर्तमान में की जाने वाली जो तैयारियां हैं वो ही पूर्वाभासी समाजीकरण कहलाता है। और ये जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो मॉर्टन का है। ठीक है, और मॉर्टन ने इसके अलावा संदर्भ समूह की भी बात की थी। संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार भी बताते हैं, एक तो आकांक्षा इन्होंने बताया और दूसरा तुलनात्मक अभाव बोध या जिसे हम सापेक्ष वंचना या सापेक्षहीनता कहते हैं। ये दो आधार हैं जिन आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है, जो मॉर्टन ने कहा है। और संदर्भ समूह है क्या, मॉर्टन क्या कहते हैं, ऐसा समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं है पर सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, उससे तुलना करता है व्यक्ति अपने समूह की और सामने वाला जो समूह होता है उसको उच्च मानता है, उसके जो आदर्श है
उसका जो व्यवहार है उसको अपने समूह से तुलना करता है और बेहतर पाता है, और उस आधार पर उसको वो आदर्श मानने लगता है और उसको उस समूह का वो सदस्य बनने का प्रयास करता है, वही उसका रेफरेंस ग्रुप कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा मिडिल रेंज थ्योरी भी बर्टन ने ही दी है। मिडिल रेंज थ्योरी जिसे मध्य स्तरीय सिद्धांत या मध्य अधिसीमा का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके बताए गए हैं, बर्टन के बताए गए हैं, इन्हें आपको याद में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है। यहाँ पर प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस है परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, ये सभी क्या है, इनमें से कौन सा है प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम, कौन सा होगा। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। एंड कूले, ठीक है, सी एच कूले ने जो प्राथमिक समूह की बात की थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1909 में बुक आती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन में कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, और जो प्राथमिक समूह के बारे में बताया था कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनके बीच में आमने सामने के जो संबंध होते हैं, सहयोग होते हैं, वो पाए जाते हैं। और जो प्राथमिक समूह को उन्होंने उदाहरण दिया था वो परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली, मित्र समूह को ही बताया था। और ये तीनों ही जो प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण है उसके ये माध्यम माने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक ढांचे और प्रकारों से घटित होते हैं। ऑप्शंस में जिन्सबर्ग, किंग्सले डेविस, गिलेन एंड गिलेन, बोटोमोर ऑप्शंस में दिया हुआ है। क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है या उन्हीं परिवर्तनों को समझ सकते हैं जो सामाजिक संगठन या सामाजिक ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। और ये कहना किसका है, जिन्सबर्ग, किंग्सले डेविस, गिलेन एंड गिलेन, बोटोमोर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी इनकी बुक है। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी इनकी क्या है, बुक है। और इनका एक स्टेटमेंट है, कथन है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। वो क्या है, जहां प्रतिद्वंदियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहां पर क्या होता है, संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। यानी प्रतिद्वंदी यानी कि जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनका ध्यान कॉम्पिटिशन से हट करके आपस में ही केंद्रित हो जाए, जो प्रतिस्पर्धा कर्मी है ना, जो प्रतिद्वंदी है उन पर ही ध्यान केंद्रित हो जाए, प्रतिस्पर्धा से हट जाए, वहां पर संघर्ष शुरू हो जाता है। और ये कहना किसका है, किंग्सले डेविस का है। और किंग्सले डेविस ने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ था वेलबर्ट हूक के साथ मिलकर, जिस सिद्धांत की आलोचना ट्यूमेन ने की थी। ठीक है, किसने की थी, ट्यूमेन ने की थी। तो यहाँ पर किंग्सले डेविस ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, क्या कहते हैं हम इसे। ऑप्शंस में निर्जाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृति ग्रहण दिया हुआ है, एंड लास्ट में इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा, लोग दूसरे की संस्कृति की निंदा नहीं कर रहे हैं बल्कि सांस्कृतिक मतभेद जो है उनके प्रति आदर का भाव रख रहे हैं। ये क्या कहलाएगा, निर्जाति केंद्रवाद कहलाएगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाएगा, संस्कृति ग्रहण कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर,
सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संस्कृति को जब हम उसी संस्कृति के जो मानदंड होते हैं, जो मूल्य होते हैं, उनसे ही जब हम समझने परखने का प्रयास करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाती है। और इसके ठीक विपरीत नृजाति केंद्रवाद में क्या होता है, इसके ठीक विपरीत है। नृजाति केंद्रवाद क्या होता है, जो कि समनर की अवधारणा है, उसमें क्या होता है, लोग जो व्यक्ति है वो अपनी संस्कृति, जो उसका खुद का कल्चर है, उसके जो मानदंड है, मूल्य हैं, उन मानदंडों मूल्यों के अनुसार दूसरे की संस्कृति की तुलना करता है, उसको परखने का, समझने का प्रयास करता है। तो ऐसे में वो क्या निकल कर सामने आता है कि जो व्यक्ति की खुद की संस्कृति है वो बेहतर है, श्रेष्ठ है, उच्च है, और दूसरे की जो संस्कृति है वो निम्न है। ठीक है, और यहाँ पर सांस्कृतिक सापेक्षवाद में यानी कि उस कल्चर के, जो उस कल्चर के कोई कल्चर है जिसे हम देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, उसके ही सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर, तो ऐसे में सभी संस्कृतियां अपने अपने स्थान पर क्या होती है, बेस्ट होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। तो ये भावना इसको दर्शाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है एक आयामी मानव। अब ये पुस्तक किसकी है, एक आयामी मानव। ऑप्शन है वाइट, रूथ बेंडिक, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मोर्थूस। एक आयामी मानव, वाइट, रूथ बेंडिक, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मोर्थूस ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर्बर्ट मोर्थूस। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद अपने जिस पुस्तक में किया है वह है, आइए देखते हैं, द ट्री ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। द ट्री ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी, एंड लास्ट में इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस हैं। बताइए किस बुक में लिंटन ने परिस्थिति, जो प्रदत्त परिस्थिति और जो अर्जित परिस्थिति, इसमें अंतर को बताया है। कौन सी बुक है, द स्टडी ऑफ मैन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषक और ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची हैं, यह तर्क है। ऑप्शन है रेडफील्ड, टी.एल. स्मिथ, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान। कृषक और जो ग्रामीण समाज है वो क्या है, पर्यायवाची हैं। किसका मानना है, रेडफील्ड, टी.एल. स्मिथ, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा, क्या होगा, टी.एल. स्मिथ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतः क्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए। परंपरा और आधुनिकता को अंतर क्रिया के माध्यम से समझने की बात किसने की है। ऑप्शंस में है योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरिट। योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरिट ऑप्शंस में है। परंपरा और आधुनिकता को अंतर क्रिया के माध्यम से समझने की बात किसने की है। यहाँ पर क्या होगा, मैकिम मेरिट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आधुनिकता विरोधी है जिनका तर्क है कि हर वस्तु में द्वंद है, और ये जो द्वंद है वो परंपरा और आधुनिकता में भी है। परंपरा और आधुनिकता में भी द्वंद पाया जाता है, और वे हैं आधुनिकता के विरोधी। कौन है इनमें से, डीपी मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, हेबरमास, बोर्डियो ऑप्शंस में है। डीपी मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, हेबरमास, बोर्डियो ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा, क्या होगा,
डीपी मुखर्जी। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी है, एक बुक का नाम क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। फिर नेक्स्ट जो बुक है, पर्सनैलिटीज एंड द सोशल साइंस, पर्सनैलिटीज एंड द सोशल साइंस ये है। फिर एक बुक इनकी आती है मॉडर्न इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन कल्चर है। फिर एक बुक है डाइवर्सिटीज, ठीक है, डाइवर्सिटीज, ये बुक आपके पेपर में पूछी जा चुकी है, तो इन बुक्स को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जन समूह के रूप में परिभाषित किया है। अच्छा प्रश्न है, जनजाति को समान संस्कृति वाले जन समूह के रूप में परिभाषित इनमें से किसने किया है। ऑप्शंस है मेलानोव्स्की, क्रोबर, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, बताइए किसका कहना है। किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है, क्रोबर ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किया है। सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन में इनमें से किसने किया है। ऑप्शंस हैं ए आर देसाई, डी एन मजूमदार, एम एन श्रीनिवास, मैकिम मेरिट। ए आर देसाई, डी एन मजूमदार, एम एन श्रीनिवास, मैकिम मेरिट। ऑप्शंस में क्या हो जाएगा, मैकिम मेरिट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया है। ऑप्शंस है रिवर्स, मैकिम मेरिट, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। रिवर्स, मैकिम मेरिट, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। ऑप्शंस में है किशनगढ़ी का अध्ययन किसने किया है। फील्ड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर में, किस समाजशास्त्री का अध्ययन क्षेत्र कौन सा रहा है, एंड इससे भी रिलेटेड वीडियोस बनाए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जब फोल्डर चेक करेंगे फील्ड वर्क से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, और वीडियोस ज़्यादा लंबे नहीं हैं, आपको वहां से उन वीडियोस को देख लेना है अगर आपने नहीं देखा है तो। यहाँ पर जो किशनगढ़ी है उसका अध्ययन किसने किया है, मैकिम मेरिट ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ही आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करेगा। थैंक यू।